तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो आप लोग ये पीडीएफ के थ्रू, इसमें क्या है, ये चैप्टर थ्योरेटिकल ज़्यादा है, तो हमको यहाँ पे लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हर एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा, हर एक लाइन से क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बाद है डिफिनीशंस हैं, एक्सियम्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं, और भी कुछ डिफिनीशंस हैं, और लास्ट में इसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेज। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को करना होगा। तो चैप्टर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, मीन्स ज्योमेट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके बारे में ये चैप्टर है। जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो, लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स, ये सब कब स्टार्ट हुआ, कौन इसके बारे में सोचा, उसी के बारे में ये चैप्टर है। पिछली बार ये सेशन में ये रिमूव था, क्योंकि इसका बहुत यूज नहीं है वैसे। तो देखते हैं हम लोग पैराग्राफ। आप लोग चाहे तो बुक में देखें, या आपको पीडीएफ दिख रहा होगा, यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट पैरा, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन। इसमें है द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो मीनिंग द अर्थ एंड मेट्रेन मीनिंग टू मेजर। मीन्स ये ज्योमेट्री वर्ड कहाँ से आया है, तो ये ग्रीक वर्ड है, जो कि दो वर्ड से बना हुआ है। एक तो है जियो और दूसरा है मेट्रेन। जियो मीन्स होता है अर्थ, और मेट्रेन मीन्स होता है टू मेजर, मेजर करना। तो इसका मतलब हो गया ज्योमेट्री अपीयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड ऑफ मेजरिंग लैंड। मीन्स इसकी मीनिंग से ये लग रहा है कि लैंड को मेजर करना, मीन्स लैंड जो भी होगी उसकी बाउंड्री क्या है, उसका एरिया क्या है, पेरीमीटर क्या है, इसी को मेजर करने के लिए ज्योमेट्री डेवलप हुआ। सबको ऐसा फील हुआ कि इसके लिए कुछ डेवलप किया जाए, हम कैसे एरिया निकालें, कैसे पेरीमीटर निकालें। ठीक है, आगे देखें। दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स was studied in various forms in every ancient civilization। सिविलाइजेशन आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आगे आप पढ़ेंगे। तो हर एक सिविलाइजेशन में जो ज्योमेट्री है इसको स्टडी किया गया था। बी इट इन इजिप्ट, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीस, साथ ही साथ द इनहास etc. People of these civilization faced several practical problems with required development of geometry in various ways। मीन्स उस समय सबको ये प्रॉब्लम फील हो रही थी कि हम कैसे किसी चीज को मेजर करें, तो उसके बारे में उन्होंने पढ़ना शुरू किया, सोचना शुरू किया। ठीक है, फिर देखें, इट मीन्स इसमें आपको नोट कर लेना है, पहले वाले पैराग्राफ में आपको नोट कर लेना, जो मैंने अभी बताया यहाँ से, ये आपको नोट करना है। द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो मीनिंग द अर्थ हाफ एंड द मेट्रॉन मीनिंग टू मेजर। इसका मतलब ज्योमेट्री अपीयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड ऑफ मेजरिंग लैंड। स्टार्टिंग में जो ज्योमेट्री की मीनिंग थी कि लैंड को मेजर करना, उसके पेरीमीटर एरिया को, यही ज्योमेट्री की मीनिंग थी। कितना आपको नोट कर लेना है फेयर कॉपी में, इंट्रोडक्शन से पहला पॉइंट। फिर चल रहे हैं इसके आगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट चल रहे हैं सेकेंड पैरा। सेकेंड पैराग्राफ में देखें, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द रिवर नील ओवरफ्लोड। ये कहां पर है, इजिप्ट में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन the river Nile overflowed, it wiped out the boundaries between the adjoining field of different land owners। जो गांव में रहे होंगे या गांव में जाते होंगे, देखे होंगे, जब बारिश होती है या बहुत बाढ़ आती है, जैसे इस साइड में गोंडा साइड में बाढ़ आती है, बिहार में बाढ़ आती है, तो जब बाढ़ आती है जो खेत की बाउंड्री होती है, तो बोलते हैं मेड़, तो बारिश से उसे टूट जाती है। तो टूटने के बाद किसकी फील्ड कहाँ तक थी ये पता करना बहुत मुश्किल होता है अभी भी, बट सबको पता है किसका कितना एरिया है, सबको पता है, तो वहां से फिर से वो बाउंड्री बना लेते हैं। बट पहले ऐसा नहीं था।
तो किसी ऑनर्स के लैंड में किसी ऑनर्स ने अपनी बाउंड्री बना ली, तो ये प्रॉब्लम होती थी। तो आफ्टर सच फ्लडिंग, मतलब बाढ़ के बाद, दीज बाउंड्रीज हैड टू बी रीड्रॉन, उन्हें फिर से ड्रा करनी पड़ती थी, उन्हें फिर से ड्रा करनी पड़ती थी। फॉर दिस पर्पज द इजिप्शियन developed a number of geometric techniques and rules for calculating simple area and also for doing simple constructions. तो इस चीजों से बचने के लिए उन्होंने कुछ फार्मूले डेवलप किए, कुछ टेक्निक डेवलप किए कि एरिया कैसे सब अपना अपना निकाल सके या कैसे फिर से कंस्ट्रक्शन कर सके। जैसे किसी का मकान गिर गया, हाउसेज फ्लोड में चले गए, तो कैसे फिर से बनाए, इसके लिए सिंपल कंस्ट्रक्शन के मेथड या एरिया निकालने के उन्होंने कुछ मेथड्स बनाए इजिप्शियंस ने। आगे देखते हैं। द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री वाज आल्सो यूज्ड बाय देम फॉर कंप्यूटिंग वॉल्यूम्स ऑफ ग्रेनरीज एंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैनाल्स एंड पिरामिड्स। आपको पता ही है मिस्र के पिरामिड फेमस ही हैं। वहां पे पिरामिड्स वो लोग कितने पुराने समय में बनाए हुए थे, तो उनको इस चीज का नॉलेज था। इसका मतलब पिरामिड्स कैसे बनाएं, ठीक है, या कैनाल्स आप देखे होंगे गांव में नहर, उसको कैसे बनाएं, कैसे डेवलप करें, इस सब चीजों की जानकारी बहुत पहले थी। दे आल्सो न्यू द करेक्ट फार्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ट्रंकेटेड पिरामिड। ट्रंकेटेड पिरामिड का मतलब हो गया जिसके पिरामिड का ऊपर का टॉप निकाल दिया जाए। जैसे ये फिगर बना हुआ है, ये फिगर, ठीक है, तो इसके ऊपर का टॉप निकाल दिया जाए, उसे बोलते हैं ट्रंकेटेड पिरामिड, ठीक है। तो इसका भी वो वॉल्यूम निकालना जानते थे। वॉल्यूम ऑफ ट्रंकेटेड पिरामिड मीन्स पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है। जैसे ये क्यूबाइड, जैसे आप पिरामिड होता क्या पहले इसको समझ लें, नीचे लिखा है, इसको आपको नोट भी करना है, ठीक है। पिरामिड क्या होता है नीचे लिखा है, इसको आपको नोट कर लेना है, ये वाला यहां से। यू नो दैट अ पिरामिड इज अ सॉलिड फिगर ऑफ द बेस ऑफ विच इज ट्रायंगल और स्क्वायर और सम अदर पॉलीगन एंड इट्स फेसेस आर ट्रायंगल्स कन्वर्जिंग टू एट अ पॉइंट। मीन्स यहां से लेकर के आपको ये पोर्शन नोट कर लेना है, यहां से यहां तक पूरा। पिरामिड के बारे में क्या बताया गया, आप लोग क्लास 8 में पिरामिड पढ़े हैं। पिरामिड का बेस कोई भी पॉलीगॉन होता है, एनी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन्स मीन्स ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, सभी मीन्स कितनी भी साइड की नीचे पॉलीगॉन हो सकती है, चाहे इस शेप में ट्रायंगुलर शेप में हो, ठीक है, चाहे ट्रायंगुलर शेप में हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल शेप में हो, क्वाड्रिलेटर में कोई भी हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, जो भी शेप बना सके, नीचे बेस हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। पेंटागन हो, बट जो साइड के फेसेज होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है पिरामिड, तो नीचे कर दे रहा हूँ, ये पिरामिड देखें, इसका जो बेस है, ये बेस है स्क्वायर, इसका बेस क्या है, स्क्वायर है, और साइड से ट्रायंगल बने होते हैं, जबकि ऊपर टॉप पे मिलेंगे ऐसे, इधर वाला ट्रायंगल जाके ऐसे मिलेगा, ठीक है, और सामने से मिलेगा। तो ऊपर जाके आप देखे होंगे मंदिर का जो टॉप होता है, मंदिर का टॉप पिरामिड ही होता है, साइड साइड से ट्रायंगल बने होते हैं, नीचे बेस कोई पॉलीगॉन होता है, और लास्ट जाके एक पॉइंट पे सभी एंड होते हैं, इसी को बोलते हैं पिरामिड। तो इसका जो वॉल्यूम होता है LBH/3। मीन्स जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है उसी को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, उसी का 1/3 कर दो, ये होता है। मीन्स उन लोगों को ये फार्मूला भी पता था, पिरामिड का फार्मूला भी इन लोगों को पता था। तो ठीक है, ये नोट कर लेंगे और पिरामिड का फार्मूला भी लिख लेंगे, मैंने लिखवाया अभी। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू LBH/3। और ये जो यहाँ पे दिया है ये डिफिनीशन नोट कर लेनी है, ठीक है, यहाँ से अब पिरामिड से लेकर के ये क्या है, ये डिफिनीशन पूरी आप नोट कर लेंगे। तो एक तो मैंने पहले पैराग्राफ में बताया क्या नोट करना है, दूसरा इस पैराग्राफ में। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? सिंपल से मैं पढ़ रहा हूँ बुक और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नो सर, कोई डाउट नहीं है। यस सर। हाँ,
तो पॉइंट आउट करके आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, लाइन टू लाइन जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता रहा हूँ कि आपको नोट करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके ठीक है, सर। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 79। इसमें देखें माइक आने किसी की, उसको ऑफ कर लीजिए। इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अब इंडिया की बात हो रही है। द एक्सकेवेशन एट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, जब हड़प्पा और मोहनजोदारो में खुदाई हुई थी तो उसमें कुछ बहुत सारी चीजें मिली थी जिससे हम पता कर पाए कि कैसे कैसे सिटीज इसमें थी, एक्सेट्रा। सोज द हिंदूस वैले, इंदुस वैले सिविलाइजेशन अबाउट 300 BCE, मीन्स ये बिफोर क्राइस्ट होता है, पहले ऐसे ही लिखते थे। ठीक है, मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ ज्योमेट्री, तो कहने का मतलब बताया गया है एग्जीक्यूशन में पहले ज्योमेट्री का बहुत सारा यूज था। कैसे यूज था आगे और आपको बताया गया है कैसे यूज था। फिर कह रहे हैं इट वाज हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी एंड द सिटीज वर हाईली डेवलप्ड, सिटीज वर हाईली डेवलप्ड, मीन्स जो सिटी वहां पे डेवलप था, जो शहर बसा हुआ था वो वेल प्लान था। आगे लिखा है एंड वेरी वेल प्लान्ड, फॉर एग्जाम्पल द रोड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देयर वाज एन अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, द अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, द हाउसेज हैड मेनी रूम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, this shows that the town dwellers were skilled in mensuration and practical arithmetic। अब समझते हैं सबका क्या मतलब है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उस समय के जो सिटीज डेवलप हुई थी, जो हाउसेज बने थे वो वेल प्लान थे, मीन्स वहां की जो रोड थी पैरेलल रोड थी। मान लो एक रोड इधर से गई है, ठीक, पैरेलल रोड, अगर इधर से रोड है तो ऐसे पैरेलल गई है, इधर से आई हुई है, इधर से आई हुई है, ऐसे हाउसेज बने थे कि देखने में एकदम सिस्टमेटिक था। आप लोग देखते होंगे जो छोटी सिटीज हैं, जैसे अपना ही सिटी है, इसकी रोडें कैसी हैं, अगर एक गली में घुस जाए फोर व्हीलर लेकर के तो दूसरी साइड से फोर व्हीलर नहीं निकल सकता है, मीन्स वेल प्लान्ड नहीं है। जबकि आज के 2000 सालों पहले क्या था, सब कुछ वेल प्लान था, कैसे कैसे क्या रहेगा, क्या अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी था, अंदर अंदर से नाली का पानी निकल जाता था। अब इसमें अगर बारिश हो गई तो सड़क पे सारा पानी आ जाता है। तो अभी भी उतना डेवलप नहीं हो पाया जितना पहले था, इतना सिस्टमेटिक था। ये कब की बात कर रहे हैं, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो के समय की बात हो रही है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या लिखा है। उसके बाद है, हाँ उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर दिस शोज दैट मीन्स जो वहां पे प्लानिंग थी वो क्या दिखा रहा है, द टाउन ड्वेलर्स मीन्स जो वहां पे रहने वाले थे वर स्किल्ड इन मेंसुरेशन, उनको मेंसुरेशन की नॉलेज थी। मेंसुरेशन मीन्स जिसमें पैरामीटर, एरिया, वॉल्यूम ये सब निकालते हैं, तो इन सब चीजों को उनको नॉलेज था निकालने का। एंड प्रैक्टिकल अरिथमेटिक, प्रैक्टिकल अरिथमेटिक मीन्स होता है सिंपल जो है प्लस माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, उनको अच्छे से आता था, कैलकुलेट करना उनको अच्छे से आता था। ये क्लियर हुआ। आगे फिर इसमें कह रहे हैं द ब्रिक्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन वर किल फायर्ड एंड द रेशो ऑफ लेंथ ब्रेथ थिकनेस ऑफ ब्रिक्स वाज फाउंड टू बी 4:2:1। उस समय भी जो ब्रिक्स हाउसेज बनाने में यूज होती थी उसका भी एक फिक्स रेशो था 4:2:1। आप इस समय भी हम लोग देखते हैं कि जो ब्रिक्स होती हैं वो क्यूबाइड के फॉर्म में होती हैं और उसकी थिकनेस, लेंथ, ब्रेथ क्या होती है, सेम होती है। थिकनेस मीन्स उसकी हाइट है, लेंथ, ब्रेथ सभी क्या होती है, एक रेशो में होती है। तो उस समय भी इसी रेशो में थी 4:2:1 में, जैसे कि आज है।
2000 साल बाद भी वैसे हैं। मीन्स पहले से ही ज्योमेट्री अच्छे से डेवलप्ड थी। जो पहले से इतना डेवलप थी तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा तो 2000 ईयर के बाद भी कोई इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हुआ और क्यों नहीं डेवलप हो पाई, तो उसको भी आगे रीजन दिया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको नोट करना है, इसको पहले आप पॉइंट आउट कर लीजिए। क्या नोट करेंगे यहाँ पर इस पैराग्राफ से, तो देखिए इस पैराग्राफ से आप नोट कर लेंगे यहाँ से, इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट से लेकर के यहाँ तक आप नोट कर लें, यहाँ तक वेरी वेल प्लांट तक, ठीक है ना, ये आप नोट कर लेंगे यहाँ तक वेरी वेल प्लांट। उसके बाद जो है यहाँ द टाउन ड्वेलर्स नोट कर लेंगे यहाँ तक, जो ब्रिक्स का रेशियो गिवन है। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट नोट कर लेंगे इस पैराग्राफ से। ठीक है, मान लो एग्जाम में आ गया, एट द टाइम ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ ब्रिक्स वाज टू बी फाउंड। तो रेशियो दिया रहेगा 5:3:2, 4:2:1, तो आप वहां पे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो चल रहे हैं हम नेक्स्ट पैरा में। नेक्स्ट है, अभी भी इंडिया की बात ही हो रही है, आगे है इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत, प्राचीन मतलब बहुत पहले की स्टार्टिंग की बात हो रही है। द शुल्ब सूत्राज 800 बीसी से 500 बीसी, पहले उल्टा चलता था, जैसे अभी अगर 400 है तो आगे जाने पर 300 होता था, 200, 100। इस चीज को समझना है तो आप हिस्ट्री टीचर से पूछ सकते हैं ये बीसी क्या होता है। ठीक है, बीसी एसी। वर द मैनुअल्स ऑफ, क्या कह रहे हैं, इन एंशियंट इंडिया शुल्ब सूत्राज वर द मैनुअल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। अपने इंडिया में जो पहले थे प्राचीन भारत में शुल्ब सूत्र, शुल्ब सूत्र एक क्या था, एक मैनुअल था, एक ग्रंथ टाइप में था जिसमें कुछ फार्मूले लिखे थे, मैनुअल्स बने थे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के कि कैसे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन किया जाए। आगे और बोल रहे हैं द ज्योमेट्री ऑफ द वैदिक पीरियड originated with the construction of altars or Vedic and fireplaces performing Vedic rites। मीन्स जो वैदिक राइट्स का मतलब हो गया है हवन पूजन ये सब होता था पहले, तो उस समय जो है जो वेदी बनती थी, एल्टर जिसे बोलते हैं वेदी, तो वेदी में क्या होता है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ ना कुछ डिजाइन की जाती थी, जो कि अभी भी की जाती है। किसी के यहाँ का अगर पूजा होता है, हवन किया जाता है, तो वहां पे कुंड बनाया जाता है, वहां पे कुछ ऐसा बनाया जाता है श्रीयंत्र या कुछ और डिजाइन, जो कि तो वैसे पहले भी बनता था और वहां पे लिया गया था। फिर आगे है द लोकेशन ऑफ fired had to be in accordance to the clarity laid down instruction about their shapes and areas। मीन्स वहां पे बताया गया था किस शेप में कितने एरिया में कौन सी डिजाइन बनाया जाए, किसने बताया गया था, शुल्ब सूत्र जो है मैनुअल था उसने बताया गया था। इफ दे वर टू बी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स, square and circular altars were used for the household rituals। स्क्वायर एंड सर्कुलर, क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर एंड सर्कुलर, तो स्क्वायर एंड सर्कुलर ये कहां पे यूज करते थे इस तरह की डिजाइन, जब घर में हाउस होल्ड रिचुअल, जब घर में कोई पूजा पाठ होता था तो वहां पे इस टाइप का शेप बनाया जाता था, स्क्वायर के शेप में, ये स्क्वायर है ठीक है ऊपर जो बना हुआ समझ लीजिए, और सर्कल के शेप में। फिर आगे बोल रहे हैं while altars required for the public worship, अगर सामूहिक पूजा पाठ होता था तो वहां पे क्या होता था, shapes are combination of rectangles, triangles and trapezium।
मीन्स जहाँ पे पब्लिक प्लेस पर जब पूजा पाठ होता था तो वहां पे जो शेप यूज करते थे, रेक्टेंगल यूज करते थे। ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, साथ ही साथ ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल यूज करते थे, ट्रेपेजियम यूज करते थे और ट्रायंगल्स यूज करते थे सार्वजनिक प्लेसेस पर। वो अपना कुछ नियम बनाए थे, उसके अकॉर्डिंग ये होता था। आगे देखें, जो मेन पॉइंट इसका है, द श्रीयंत्र। श्रीयंत्र का नाम सब लोग सुने होंगे। गिवन इन अथर्ववेद कंसिस्ट ऑफ 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ पे क्या है, श्रीयंत्र की बात हो रही है। श्रीयंत्र में कह रहे हैं, ये अथर्ववेद में आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर, तो अथर्ववेद होते हैं 4, यजुर्वेद वेद होते हैं 4, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद। तो इस चारों वेदों में से एक है अथर्ववेद। अथर्ववेद में श्रीयंत्र की बात की गई है। और श्रीयंत्र कैसे बनाया है, कह रहे हैं इट कंसिस्ट ऑफ 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स ट्रायंगल whose 2 sides are equal। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के यूज से श्रीयंत्र बना हुआ है। और कितने ट्रायंगल यूज किए गए हैं, 9। कैसे यूज किए गए हैं, इंटरवोवन मीन्स एक तरह से ऊपर नीचे बना करके उसी में मिक्स करके। ठीक है, श्रीयंत्र अगर आप देखे होंगे कुछ ऐसे बना होगा, उसी में कुछ मिक्स करके बनाए थे 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल मिला करके, तो श्रीयंत्र बना हुआ है। ये कहाँ पे है, ये अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में ये बात बताई गई है। फिर आगे है, दीज ट्रायंगल्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट दे प्रोड्यूस 43 सब्सिडियरी ट्रायंगल्स। मीन्स इन 9 ट्रायंगल्स को ऐसे बनाया गया है कि अगर हम बाद में काउंट करें तो हमें 43 ट्रायंगल्स उसमें दिखाई देंगे। 9 ट्रायंगल के यूज से बना हुआ है, बट बनने के बाद अगर आप काउंट करेंगे तो आपको 43 ट्रायंगल्स दिखाई देंगे उसी में, एक के ऊपर एक। ठीक है, तो accurate geometric methods were used for construction of altars. The principle behind them were not discussed। कह रहे हैं हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद, सब नॉलेज था, लेकिन ऐसा ही डिजाइन क्यों बनाया गया है, इसके पीछे का जो प्रिंसिपल था, जो रूल था, उसको डिस्कस नहीं किया गया था। सब नॉलेज तो था, उन्होंने अपना एक रिजल्ट बना के लिख दिया, इसे कोई फार्मूला लिख दिया। फार्मूला कैसे आया इस चीज को नहीं बताया। जैसे यहाँ पे श्रीयंत्र ऐसे ही बनेगा, इसको बना के वहां पे दे दिया, ऐसे ही क्यों बनाया गया इसके बारे में नहीं बताया गया था। तो इसमें आप नोट करेंगे, यहां से नोट करें, श्रीयंत्र का नोट कर लेंगे आप लोग। श्रीयंत्र, द श्रीयंत्र से नोट कर लेंगे पूरा ये यहाँ तक। ठीक है, इसको आप पूरा नोट कर लेंगे जो अथर्ववेद में दिया गया है। इसके साथ ही साथ अगर ऊपर आ जाएं, ये मैंने जो येलो से किया है मार्क, सर श्रीयंत्र डिस्कस का पूरा नहीं दे रहा था। हाँ, और साथ ही साथ ऊपर भी नोट कर लेना है आपको। पहली लाइन, इन एंशियंट इंडिया द शुल्ब सूत्राज, ये नोट कर लेना है। वर मैनुअल्स ऑफ, यहाँ तक वैदिक कंस्ट्रक्शन ऑफ एल्टर्स इन वैदिक राइट्स, यहाँ तक नोट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे जो येलो से मार्क किया है ये दोनों आप नोट कर लेंगे। क्लियर हुआ? चल रहा हूं मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। ओके, जो मैंने येलो मार्क किया उसको आपको नोट कर लेना है। इसके ऊपर वाले मैंने जो पिंक मार्क किया उसको नोट कर लेना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, यहां से देखते हैं। इसमें देखें, दीज एग्जाम्पल शोज, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, वहां पर इजिप्ट में पिरामिड की बात की गई। ठीक है, जो रिवर नील जब ओवरफ्लोड होती थी तब कैसे बाउंड्रीज टूटती थी, तो उसको बनाने के लिए डेवलप किया गया। उसके बाद फिर आगे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, उसके बाद इंडिया में आगे एंशिएंट इंडिया में शुल्ब सूत्र में दिया था मैनुअल, कैसे क्या बनाना है, कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, श्रीयंत्र के बारे में। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स थे, आगे बोल रहे हैं, दीज एग्जाम्पल्स shows that geometry was being developed and applied everywhere in the world। इसका मतलब हो गया कि लगभग हर देशों में, हर कंट्री में ज्योमेट्री डेवलप थी और कहीं न कहीं इसको अप्लाई किया गया था।
तो सारे एग्जांपल्स ऊपर दिए गए, अब इसको कंक्लूड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या निकलता है, ठीक है। बट दिस वाज हैपनिंग इन एन अनसिस्टमेटिक मैनर। What is interesting about these development of geometry in the ancient world is that they were passed on from one generation to the next generation, either orally or through palm leaf messages or by other ways। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जो भी ये नॉलेज था, जो भी उनको नॉलेज था ज्योमेट्री का, इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, सब कुछ अनसिस्टमेटिक था। मतलब पता तो था, जिसको जो पता था उसको पता था, उसको बता करके शेयर करता था, या पढ़ा करके सामने बैठा करके, से वैदिक में होता था। तो उसमें कुछ लिखने का ऐसा सिस्टम था नहीं, थोड़ा बहुत लीफ पर लिख करके या कैसे भी करके ये नॉलेज ट्रांसफर हुआ फर्स्ट जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो जब तक कोई चीज अगर रिकॉर्डेड नहीं होगी तो नॉलेज धीरे धीरे क्या होता है, वो अनसिस्टमेटिक हो जाता है और धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। जब वो रिकॉर्डेड रहता है तो वो नॉलेज जनरेशन बाय जनरेशन पहुंचता रहता है। जैसे इस समय क्या बुक्स हैं, तो बुक्स सबके पास अवेलेबल है, बुक्स रहती हैं, नॉलेज कहीं नहीं जाएगा। कोई पढ़ाएगा या ना पढ़ाएगा, तभी बुक्स रहेंगी, उससे देख के आदमी पढ़ लेता है। बुक्स हैं, अब तो ऑडियो वीडियो इतने बन गए हैं, वो भी नॉलेज स्टोर्ड हो गया है। तो पहले ऐसा कुछ था नहीं, ओरली ऐसे बोला, सामने वाला ओरली पढ़ लिया, उसको याद रहा तो ठीक है, नहीं तो भूल गया। तो अनसिस्टमेटिक ये जो मैनर में ये नॉलेज ट्रांसफर हुआ। फिर आगे देखते हैं। Also we find that in some civilizations like Babylonia, geometry remained a very practical oriented discipline, as was the case in India and Rome। मीन जो उनको नॉलेज था ज्योमेट्री का, वो प्रैक्टिकली उनको नॉलेज था, वो बना के दिखा सकते थे, बट कहीं स्टोर नहीं था, कोई इसका मेथड नहीं बनाए थे, कोई इसका प्रोसीजर नहीं बनाए थे कि अगर किसी को दे दे प्रोसीजर तो वो पढ़ के बना ले। मीन्स प्रैक्टिकली उसको बना के दिखाना पड़ता था। तो वो बनाएगा सामने, तो सामने वाला सीखेगा, तो फर्दर वो भी यूज करेगा, ऐसा नॉलेज था। ऐसा नहीं कोई मैनुअल बना हो। जैसे वहां पे क्या सूत्र में क्या था, श्रीअंश के लिए था, कुछ चीजें थी वैदिक के लिए, बट कंस्ट्रक्शन जो पिरामिड बना है, जो हाउसेज बने थे, वो कैसे, उसका मेथड क्या है, प्रॉपर सबको नॉलेज नहीं था। वो देख देख के सीखते थे, सामने किसी के यहाँ बनता था हाउसेज, उसको देखते थे, वो भी बनाना सीख जाते थे। तो प्रैक्टिकली था वो चीज। आगे देखें, ये कहाँ पे था, बेबीलोनिया हो गया, इंडिया हो गया, रोम हो गया, इन सब चीजों में प्रैक्टिकली होता था। जैसे आप लोगों ने ताजमहल देखा ही होगा, अब उसको बनाना कितना इम्पॉसिबल है। अब पहले कैसे बन गया, उसे कोई फार्मूला या कोई मेथड या प्रोसीजर किसी ने बना के रखा नहीं, इसलिए उस टाइप का बनाना बहुत मुश्किल है। आगे देखें, द ज्योमेट्री डेवलप्ड बाय इजिप्शियंस मेनली कंसिस्टेड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट। मीन्स जो ज्योमेट्री डेवलप हुई थी, स्पेशली किसने डेवलप किया था, इजिप्शियंस ने। मैंने स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, पहले वहीं पे ज्योमेट्री की बात हुई थी। तो क्या था, केवल वो रिजल्ट रखते थे स्टेटमेंट के फॉर्म में, रिजल्ट को ओरली बोल दिए, सामने वाला सुन लिया, उसको याद हो गया, फिर उसको इंप्लीमेंट करता था प्रैक्टिकली। एंड देयर वर नो जनरल रूल ऑफ द प्रोसीजर। मीन्स उस प्रोसीजर, उसके लिए कोई रूल नहीं बनाया गया था कि उस प्रोसीजर से कुछ आगे कोई कंस्ट्रक्शन किया जा सके। इनफैक्ट बेबीलोनिया इजिप्शियन यूज ज्योमेट्री मोस्टली फॉर प्रैक्टिकल पर्पस एंड डिड वेरी लिटिल टू डेवलप इट एज अ सिस्टमेटिक साइंस। मीन्स जो उन लोगों को नॉलेज था, प्रैक्टिकली नॉलेज था, प्रैक्टिकली करते थे, उसको सिस्टमेटिक वे में डेवलप नहीं किए कि सिस्टम में लिखा जाए। जैसे हम लोग अब पर क्या पढ़ते हैं, जैसे मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, तो पहले इंट्रोडक्शन, पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, रे क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, ठीक है। फिर एंगल कैसे बनेंगे, एंगल मेजर कैसे करेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, फिर ट्रायंगल, पॉलीगन आएगा, पॉलीगन में ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स में ट्रायंगल्स के टाइप्स, क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स, ये सिस्टमेटिक स्टडी है। तो इसको पॉइंट टू पॉइंट सब चीज का नॉलेज रहेगा। तो अगर मैं डायरेक्ट बोल दूं कि ट्रायंगल से स्टार्ट कर दूं, तो ट्रायंगल में बहुत सारी बातें आती हैं, ये साइड कहाँ से आया, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एंगल क्या होता है, तो ये सिस्टमेटिक मैनर नहीं रहेगा। तो वैसे ही पहले
सब लोगों ने सिस्टमेटिक मैनर में डेवलप नहीं किया, जिसको जो नॉलेज था रिजल्ट के फॉर्म में था ओरली ट्रांसफर करते थे, प्रैक्टिकली उसको वो लागू करते थे, ये चीज थी। फिर आगे देखें, बट इन civilization like Greece and emphasis was on the reasoning behind why certain construction work, बट कुछ देशों में जैसे ग्रीस हो गया, एम्फेसिस हो गया, यहाँ पर रीजन दिया गया, जो कंस्ट्रक्शन वर्क होते थे उसके पीछे प्रॉपर रीजन था कि हम पिरामिड ही क्यों बना रहे हैं, ये ज्यादा बैलेंस क्यों है। किससे क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम बॉटम में रहता है पिरामिड का, क्योंकि टॉप पे जाने पर पिरामिड क्या होता है, टॉप पे जाने पर पॉइंट पर इसका एंड होता है, पॉइंट पर, पॉइंट के फॉर्म में। उससे क्या होता था कि बैलेंस अच्छा रहता था, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम बॉटम में रहता था। तो ऐसे ही और भी चीजों का उन्होंने प्रॉपर रीजन दिया था, किसने, ग्रीक्स के लोगों ने। आगे है, द ग्रीक्स वर इंटरेस्टेड in establishing the truth of the statement by they discovered using deductive reasoning, means ग्रीस के लोग इन्होंने प्रयास किया कि जो भी हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके पीछे प्रॉपर रीजन दिया और उसको एस्टैब्लिश मीन्स पब्लिश करने का प्रयास किया, किसी बुक के थ्रू उन्होंने इसका प्रयास किया। जो भी उनको रिजल्ट पता था, रिजल्ट कैसे आया, उसका प्रोसीजर, कोई कंस्ट्रक्शन कैसे हो, इसके बारे में उन्होंने पूरा सिस्टमेटिक वे में, यहाँ पे लिखा है डिडक्टिव रीजनिंग, मतलब होता है सिस्टमेटिक वे, पॉइंट टू पॉइंट, पहले छोटे से बड़े क्रम में, ठीक है ना, पूरा समझाते हुए इस चीज को पीछे रीजन देने का प्रयास किया। कहाँ के लोगों ने, ग्रीस के लोगों ने। तो ये हो गया। फिर आगे यहाँ पर देखें नेक्स्ट पैराग्राफ में, तो ये पूरा कंक्लूजन था जो ऊपर एग्जांपल दिया गया था। तो अगर आप इसमें केवल आप ये लास्ट का पॉइंट नोट कर लें, कहाँ का, यहाँ का लास्ट का पॉइंट मैं कर दे रहा हूँ कलर चेंज, जो रेड से देखें यहाँ पर, द ग्रीक्स वर इंटरेस्टेड इन establishing the truth of the statement discovered during deductive reasoning, ठीक है, यूजिंग डिडक्टिव रीजनिंग। ये इसमें से केवल आप नोट कर लेंगे बस, बाकी केवल एक्सप्लेन किया गया था कैसे कहाँ पे क्या डेवलप हुआ। तो कहने का मतलब सबसे पहले ग्रीस के लोगों ने इसको बुक के फॉर्म में जो भी उनका नॉलेज था उसको लिखने का प्रयास किया, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट पैरा पर, ओके। ठीक है, हाँ नेक्स्ट पैरा पे हम लोग चलते हैं, इसको नोट कर सर लेंगे। इस मैंने पैरा में रेड से कौन किया कौन से मेन पॉइंट लिखने हैं? लास्ट जो मैंने बताया अभी जो रेड से है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो मैंने बताया इसी को नोट करना है यस बस। सर। चलिए अब इसके नीचे है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ। अब इसमें देखें, द ग्रीक मैथमेटिशियन, जब ग्रीक ने वालों ने ही डेवलप किया तो वही का नाम शुरू हुआ पहले। द ग्रीक मैथमेटिशियन कौन थे, थेल्स, इज क्रेडिटेड विद गिविंग द फर्स्ट नोन प्रूफ। तो सबसे पहले किसको क्रेडिट मिला, ग्रीक के मैथमेटिशियन थे, वो थे थेल्स। सबसे पहले इन्हें क्रेडिट मिला हुआ है पहला प्रूफ बताने का, विद गिविंग द फर्स्ट नोन प्रूफ। और उन्होंने किस चीज का प्रूफ दिया था, तो आगे लिखा है, दिस प्रूफ वाज ऑफ द स्टेटमेंट दैट अ सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। उन्होंने किस चीज का प्रूफ किया, अ सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। आप लोगों को पता है अगर हम सर्कल बनाएं, ठीक है, तो इसमें जो इसका डायमीटर होगा, देखिए ये डायमीटर है, ये डायमीटर सर्कल को दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है। इस चीज को उन्होंने प्रूव किया। तो पहली बार ग्रीस के मैथमेटिशियन थे थेल्स, इन्होंने प्रूफ दिया। और प्रूफ किस चीज का दिया, अ सर्कल इज बाइसेक्टेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय इट्स डायमीटर। तो पैराग्राफ पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक पॉइंट आपको नोट करने होंगे। क्लियर हुआ।
फिर आगे देखते हैं, वन ऑफ, इसी में बात की जा रही है, वन ऑफ थेल्स मोस्ट फेमस पीपल, इनके प्रसिद्ध शिष्य थे पाइथागोरस का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है, क्लास 8 में पाइथागोरस प्रॉपर्टी पढ़े थे, पाइथागोरस यस। थ्योरम होता है ये, पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़े थे, तो इन्हीं के शिष्य थे, थेल्स के सबसे प्रिय शिष्य थे पाइथागोरस। तो उन्होंने और डेवलप किया इस चीज को। सबसे पहले किसने दिया? थेल्स ने एक प्रूफ दिया ज्योमेट्री का, जो प्रूफ किसका था? डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। उसके बाद इनके शिष्य पाइथागोरस, कब की बात है? 572 बीसी की बात है, बिफोर क्राइस्ट। इन्होंने क्या किया? whom you have heard about, जिसके बारे में आप जानते ही हैं, पाइथागोरस एंड हिज ग्रुप, पाइथागोरस और उनकी टीम डिस्कवर्ड मेनी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज एंड डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो इसके बाद, थेल्स के बाद, उनके शिष्य पाइथागोरस और उनकी टीम ने ज्योमेट्री के बारे में बहुत सारे थ्योरम्स लिखे, उसको प्रूव किए और उसको, इस नॉलेज को अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ाया, मीन्स ज्योमेट्री को पूरा ब्रॉड किया। इसमें पूरा किसका इसमें योगदान है? पाइथागोरस का एंड हिज टीम। ओके, तो यहां Yes, तक आज sir. आप लोग नोट कर लेंगे, इसके पूरे पहले पैराग्राफ तक, यहां तक, इसके ऊपर तक। बाकी हम लोग अब कल डिस्कस करेंगे। यहां तक आप लोग पढ़ लीजिए। अब कल यहां से फिर से स्टार्ट करेंगे। जितना मैंने पॉइंट बताया इसको शेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। Okay, sir. तो आज के लिए क्लास ओवर हो रहा है।